हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडुलुमिनेसेंस पर। आज की वीडियो होने वाली है केमिस्ट्री हब का पार्ट 2। केमिस्ट्री हब के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जो एटम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से एटॉमिक मॉडल्स हैं जो कि फेमस हैं, और उन एटॉमिक मॉडल्स में जो भी करस्पॉन्डिंग साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा। शुरुआत करते हैं डाल्टन्स की थ्योरी से। डाल्टन की जो थ्योरी है वो आपने पिछली वीडियो में भी पढ़ी थी, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ। डाल्टन जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1808 में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में जो भी कोई मैटर है, कोई भी चीज़ सॉलिड हो, गैस हो या लिक्विड हो, वो किसी ना किसी एक बहुत ही छोटी यूनिट से बनी होती है जो कि इनडिविजिबल होती है। उस छोटी सी यूनिट से मिलकर सारी चीज़ें बनी हुई होती हैं, ऐसा कहा था डाल्टन ने। और उन्होंने अपनी थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट बात कही, जैसे कि क्या, उन्होंने कहा कि हर एक एलिमेंट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिनको हम एटम्स कहते हैं, और ये इनडिविजिबल होते हैं, यानी कि इन्हें और फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि जितने भी एटम्स हैं, अगर सारे एटम एक जैसे होंगे और वो अगर मिलकर एक मैटर प्रिपेयर करेंगे, मतलब एक तरह के मैटर के लिए एक जैसे एटम लगेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसमें डिफरेंट तरह के एटम हो, जैसे कि NaCl है ना, यहाँ पे Na और Cl दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस तरह से उन्होंने कहा था कि या तो सेम तरह के एटम भी यूज़ हो सकते हैं एक चीज़ को बनाने में, या डिफरेंट तरह के भी, ठीक है। अगला उन्होंने कहा कि इसको एटम को ना ही तो बनाया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और लास्ट चीज़ें उन्होंने कही, कंपाउंड एलिमेंट्स जो होते हैं वो कब बनते हैं, जब अलग अलग तरह के एटम्स अलग अलग रेशियो में जाके मिलकर बनते हैं, तो उन्हें कंपाउंड एलिमेंट्स कहा जाता है। ये सारी बातें डाल्टन ने अपने थ्योरी में कही। ये एटम की सबसे बेसिक थ्योरी है, लेकिन हमें अब बेसिक नहीं पढ़ना, हमें आगे बढ़ना है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे और भी थ्योरीज़ के साथ में। ये वाली थ्योरी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। चलो अब इससे आगे बढ़ने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि इसमें समस्या क्या है। इसमें समस्या ये है कि ये कह रही है ये थ्योरी कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन तुम सब जानते हो कि एटम को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से आई और भी थ्योरीज, जिससे हमें और चीज़ों के बारे में पता चला। जैसे कि उसमें पहली जो मॉडल आया, पहला मॉडल दिया थॉमसन ने, उसे हमने कहा थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट आता है रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटम मॉडल, और लास्ट होता है बोर्स का एटम मॉडल, ठीक है। ये 3 मॉडल्स हमको पढ़ने हैं डाल्टन के मॉडल के बाद में। तो सर J.J. थॉमसन ने 1898 में एक एटॉमिक मॉडल दिया। उन्होंने कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बस पुरानी स्टडीज़ को उठाया और एक कंपाइलेशन बनाने की कोशिश की, है ना। तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि जो एटम होते हैं ना, उसके अंदर एक क्या होता है, एक स्फेरिकल शेप होती है, जिसकी रेडियस आमतौर पे 10⁻⁻10 मीटर तक की होती है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो स्फेरिकल शेप है ना, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। और जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, जो जैसे मान लो अपन को पता है कि अपने एटम के अंदर 3 चीज़ें हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो अब इन्होंने क्या किया, किसके बारे में बताया, पॉजिटिव चार्ज के बारे में, कि जो बड़ा सा स्फेरिकल है उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो भी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट इस तरीके से है उनका, ताकि वो प्रॉपरली एक दूसरे को बैलेंस कर सके, स्टेबलाइज फॉर्म में ला सकें। तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से अरेंज्ड हैं। अब तुमको सुनने में ही ना ये कुछ अजीबोगरीब लग रहा होगा, लेकिन इन्होंने कुछ इस तरीके से ही ये मॉडल दिया, और इस मॉडल को कहा जाता है प्लम पुडिंग मॉडल, या वाटरमेलन मॉडल, या फिर रेजिन पुडिंग एटम मॉडल भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो है ना, इसमें क्या बोला गया है कि सारी चीज़ें ना एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन तुम्हें लगता है ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हम समझते हैं कि ये मॉडल क्या कहना चाह रहा था और इसकी क्या लिमिटेशन। जैसा कि इन्होंने बोला, देखो इस तरह से ये स्फेरिकल शेप का एटम होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरीके से अरेंज रहता है, ताकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेडियंट बना के रख सकें, ऐसा बोलना था। ये पुडिंग की तरह दिख रहा है ना, जैसे पुडिंग हो, उसके बीच में रेजिन्स लगे हुए हों, तो उस हिसाब से इसका नाम पुडिंग मॉडल रखा गया। तो इस तरह की कोई भी चीज़ एटम हो नहीं सकती, क्योंकि ये अपने आप में कुछ अलग चीज़ है। जैसा एटम होता है वैसा ये तो बिहेव नहीं कर सकता, और ना ही इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमें मिला। तो अब इसकी लिमिटेशन समझ लो, थॉमसन के जो मॉडल है उनकी क्या लिमिटेशन है। पहली बात, स्टेबिलिटी। भाई ये जो मॉडल था ये बता ही नहीं सकता था कि
किस तरह से स्टेबल रहेगा एटम, है ना, मतलब प्रूफ नहीं कर पा रहा था कि किस तरह से एटम्स जो हैं वो स्टेबल होंगे। अगली चीज़, इसके अंदर न्यूक्लियस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तीसरी चीज़, इसमें ये नहीं बताया गया कि अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग कैसे हो सकती है। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड का जो एक अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो कैसे हो गया, क्योंकि इस मॉडल से तो नहीं समझ में आया कि कोई भी एटम किसी तरीके के अल्फ़ा पार्टिकल्स को स्कैटर कर सकता है, बट हो रहे थे, तो इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं दिया गया इसमें। नेक्स्ट चीज़, ये बोल तो दिया जो जे थॉमसन ने, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का, इस एक्सपेरिमेंट, इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया कि इनकी बात को सपोर्ट कर सके, तो इसलिए ये जो मॉडल था वो फेल हो गया। फिर हम बढ़ते हैं अगले मॉडल की तरफ। अगला मॉडल आता है रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल को हम कहते हैं रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। न्यूक्लियर क्यों? क्योंकि इन्होंने बात करी न्यूक्लियस की। अब ध्यान से देखो और ध्यान से सुनो मेरी बात। रदरफोर्ड ने किया एक एक्सपेरिमेंट जिसे हम कहते हैं पार्टिकल एक्चुअली मुझे कहना चाहिए अल्फ़ा पार्टिकल, यहाँ अल्फ़ा मेंशन नहीं है, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने क्या किया, एक सोर्स से, ये रहा सोर्स, यहाँ से निकली रेडिएशन। कौन से सोर्स निकला, मतलब कौन सी रेडिएशन निकली? अल्फ़ा पार्टिकल्स निकले। अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ पर आए और आगे बढ़े, किससे टकराए? ये एक गोल्ड फॉइल है ना, गोल्ड की बनी हुई पतली फिल्म है, ये फॉइल है एक, ठीक है, इससे टकराए। अब उन्होंने क्या नोटिस किया कि जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल्स इस गोल्ड की फॉइल से टकराते हैं तो उनमें से ज़्यादातर जो लाइट बीम है, जो निकल रही पार्टिकल्स हैं, वो सीधे आगे आने वाली जिंक सल्फाइड की जो सेमी सर्कुलर डिस्क बनी है, जो आपको दिखाई दे रही है, उसको हिट करते हैं, है ना। तो उन्होंने ये नोटिस किया। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ मेंशन कर दूँ, कई लोग पूछेंगे हिट कर रहा है तो दिख कैसे रहे भाई। इससे पहले वाली वीडियो अगर देखी हो तो तुमको याद होगा, जिंक सल्फाइड से जो भी चीज़ बनी होती है तो वो एक फ्लोरेसेंस डेवलप करती है, एक चमक डेवलप करती है, और इस चमक से हम समझ जाते हैं कि पार्टिकल सीधे जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है, क्या जा रहा है। तो मान लो एक लाइट की बीम निकली या एक रेडिएशन की बीम निकली, गोल्ड से टकराई, और गोल्ड से टकरा के किससे, उससे पास हो गई, उससे पास होकर वो कहाँ पहुँची? जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन लगी है, सेमी सर्कुलर स्क्रीन, उस पर जाके टकराई। और जब उस पर जाकर टकराई तो किस एंगल पे टकराई? तो उन्होंने नोटिस किया कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो सीधे के सीधे अनडिफ्लेक्टेड निकल गए और सीधे जाके टकरा गए सामने, जैसा कि तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहा है। अगली चीज़ उन्होंने नोटिस करी कि बहुत ही कम ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो कि अपने एंगल पे डिफ्लेक्ट किए, लेकिन वो एंगल भी बहुत ही स्मॉल थे, ठीक है। अगली चीज़ उन्होंने नोटिस करी कि बहुत ही कम, बिल्कुल ना के बराबर ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो कि बाउंस बैक हो गए 180 डिग्री पर। 3 बातें बोली, क्या क्या? पहले अल्फ़ा पार्टिकल सीधे सीधे निकल गए, सामने टकरा गए। कुछ पार्टिकल्स अपना एंगल चेंज कर दिए, लेकिन बहुत ही कम। और बिल्कुल ना के बराबर ऐसे पार्टिकल्स थे जो कि बाउंस बैक हो गए। अब इन 3 ऑब्जर्वेशन के बेस पर उनके दिमाग में 3 कंक्लूजन आए। उनके दिमाग में क्या 3 कंक्लूजन आए? नंबर 1, सीधी सीधी निकल गई सारी रेडिएशन। इसका ये मतलब हुआ कि ज़्यादातर स्पेस एक एटम के अंदर खाली होता है, ना कि थॉमसन की बात को ये सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, थॉमसन क्या कहते थे कि सब जगह चीज़ें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। भाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती तो सारी लाइंस या सारी जो रेज हैं वो सीधी सीधी नहीं निकल गई होती, वो टेढ़ी आड़ी कहीं ना कहीं होती। तो पहली बात उन्होंने कही कि एटम के अंदर ज़्यादातर स्पेस खाली होता है। दूसरी बात उन्होंने बोली कि कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट हो गए। तो वो डिफ्लेक्शन क्यों हुआ? वो डिफ्लेक्शन हुआ होगा किसी न किसी रिपल्सिव फोर्स के कारण, यानी कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट होता है। इस पॉजिटिव पार्ट से पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फ़ा पार्टिकल जब टकराए होंगे तो एक रिपल्शन जनरेट हुआ होगा, और इस रिपल्शन ने उस अल्फ़ा रेस को फेंक दिया होगा साइड में किसी डिफ्लेक्टेड एंगल की ओर, ठीक है। पॉजिटिव का रिपल्शन हुआ होगा। अगली चीज़ आती है कि बहुत कम थे जो बाउंस बैक हो गए। जो बाउंस बैक हो गए होंगे वो क्या किए होंगे? सीधे सीधे न्यूक्लियस से टकरा गए होंगे, है ना। तो अब क्या कहानी होती है? अब कहानी ये कहती है कि
इसका ये मतलब हुआ कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा तो खाली है, तो न्यूक्लियस एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। जैसे कि अगर मैं मान लूँ कि एटम की जो रेडियस है वो 10⁻⁻10 मीटर है, तो न्यूक्लियस की रेडियस 10⁻⁻15 मीटर होगी। ठीक है, ये कहना था किसका? रदरफोर्ड का। तो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया और जो कंक्लूजन बिठाए उसके बेस पर उन्होंने उस मॉडल को कुछ स्टेटमेंट्स दिए। क्या थे वो स्टेटमेंट्स, आप समझते हैं। नंबर 1, the positive charge and the most of the mass of the atom was densely concentrated in the extreme small region. This very small portion of atom was nucleus by Rutherford. अब इन्होंने क्या बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम के अंदर बहुत ही छोटे से रीजन में पूरी तरह से डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और इस बहुत ही छोटे से रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, किसने कहा? ये रदरफोर्ड ने। अगली चीज, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। Thus, Rutherford's model of atom resembles the solar system in which the nucleus plays the role of sun and the electrons that of revolving planets. मतलब ये कि इन्होंने बताया कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो तो एक छोटी सी जगह में बीचों बीच प्रेजेंट रहता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके आजू बाजू बहुत ही तेज़ी से चक्कर लगा रहे होते हैं अपने अपने पाथ में, और उन सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट्स कहते हैं। इसकी तुलना हम कर सकते हैं एकदम हमारे सोलर सिस्टम की तरह। सोलर सिस्टम में क्या होता है, हमारा एक सूरज है जो बीच में प्रेजेंट है और उसके आजू बाजू एक सर्कुलर पाथ में सभी जो ग्रह हैं, सभी प्लैनेट से चक्कर लगा रहे हैं अपनी अपनी स्पीड से। तो वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं उस न्यूक्लियस के। अब नेक्स्ट चीज़ उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि भाई न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, भाग नहीं रहे यहाँ वहाँ, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। ये तीन बातें कही रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल में, रदरफोर्ड ने खुद। अब देखो रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम थी जो उन्होंने वो प्रूव नहीं कर पाए। नंबर 1, स्टेबिलिटी। वो ये नहीं बता पाए कि एटम स्टेबल कैसे है, क्यों एटम स्टेबल है। दूसरी चीज़, वो ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे पॉसिबल है। मतलब उन्होंने ये तो कह दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चक्कर काट रहे हैं न्यूक्लियस के, पर वो चक्कर कैसे काट सकते हैं, कोई सपोर्ट नहीं है क्या उनके पास, अब बिना सपोर्ट के वो ये काम कैसे कर रहे हैं, उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की। अगली चीज़, उन्होंने ये नहीं एक्सप्लेन किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एसेलरेट कर रहे हैं, यानी कि जब वो मूव कर रहे हैं तो वो क्यों, अब मूवमेंट क्यों हो रहा है, एनर्जी क्यों रेडिएट हो रही है, ये सारी चीज़ें उन्होंने नहीं बताई। और लास्ट और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, मैक्सवेल की थ्योरी को उन्होंने नहीं यहाँ पे जस्टिफाई किया। मैक्सवेल की थ्योरी क्या कहती है कि एसेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स रिलीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब कि जो भी चार्ज पार्टिकल होते हैं एसेलरेशन में चल रहे होते हैं और अपना एसेलरेशन बढ़ाते जाते हैं, तो उनके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है। पर इस बात को मैक्सवेल मतलब रदरफोर्ड ने कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, तो ये 4 लिमिटेशंस की वजह से रदरफोर्ड का मॉडल भी ऐसा समझ लो कि फेल ही हो गया। उन्होंने चीज़ें सही बताई थी लेकिन कुछ जस्टिफिकेशंस नहीं दे पाए थे। तो फिर आए अगले बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल क्या कहता है वो समझते हैं। बोर्स मॉडल जो है वो दिया था नील्स बोर ने 1913 में। उन्होंने पूरा डिटेल समझाया था हाइड्रोजन एटम का, है ना। अब हाइड्रोजन एटम का मॉडल था, आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग लैंग्वेज मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो मैं समझा रही हूँ वो हाइड्रोजन के बेस पर ही है, बट पॉइंट्स वही सेम है, सब चीज़ के लिए रहेंगे, सब एटम्स के लिए रहेंगे। ठीक है, इसमें क्या कहा इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, यानी कि गोल गोल चक्कर काटते हैं, वो भी कहाँ, एक स्टेबल ऑर्बिट्स में। ठीक है, विदाउट इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, यानी कि वो किसी भी तरह की एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं, इमिशन नहीं करते हैं किसी भी एनर्जी को। ठीक है, क्योंकि हर एक ऑर्बिट की अपनी ही एक एनर्जी होती है, अपना ही एक एनर्जी लेवल होता है। यानी इमेजिन करो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आजू बाजू ये सारे ऑर्बिट्स हैं, तो ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4 सबकी अपनी अपनी एनर्जी होगी। ठीक है,
अगली बात उन्होंने कही कि an orbit or energy level is designated as KLMN shells when the electrons is in the lowest energy level that it is said to be in the ground state। यानी कि ये जो ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल की हम बात कर रहे हैं इनको KLMN ऐसे शो किया जाता है, डिनोट किया जाता है। और जो लोएस्ट लेवल का इलेक्ट्रॉन होता है उस लोएस्ट लेवल को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। नेक्स्ट क्या है, एन इलेक्ट्रॉन एमिट्स और एब्जॉर्ब्स एनर्जी व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम वन ऑर्बिट और एनर्जी लेवल टू अनदर। व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल इट एमिट्स एनर्जी while it absorbs energy when it jumps from a lower energy level to higher energy level। क्या कह दिया कि जो ऑर्बिट्स है ना तो सबका अपना अपना रेडियस है, तो अकॉर्डिंगली सबका अपना अपना एनर्जी लेवल है। अगर एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जाना चाहता है तो उसे अपने अंदर से एनर्जी को एमिट करना पड़ेगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाना पड़ता है तो उसको बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ठीक है, अगली चीज़ उन्होंने कही द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द टू एनर्जी लेवल्स एंड इज डिटरमाइंड बाय प्लैंक्स इक्वेशन। क्या कहा इन्होंने कि जो एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने वाला है, एमिट करने वाला है अपनी पोजीशन बदलने के लिए, वो क्या होगी, दोनों ही एनर्जी के बीच का डिफरेंस होगा। ठीक है, और इसको हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, प्लैंक्स इक्वेशन के थ्रू। अब प्लैंक्स इक्वेशन क्या है, सिंपल शब्दों में समझ लो, प्लैंक जो थे ना उन्होंने क्या किया कि किसी भी रेडिएशन को या किसी भी एनर्जी के एक पार्ट को क्वांटम नाम दिया, है ना, और उन्होंने कहा कि एनर्जी का वो पार्ट ई से डिनोट किया जाएगा, कैपिटल ई से, और वो बराबर होगा या वो प्रोपोर्शनल होगा टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं। तो जैसे ही हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, यहाँ देखो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो इसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि जो एनर्जी है वो किस तरह से या तो एब्जॉर्ब हुई है तो कितनी हुई है, और एमिट हुई है तो कितनी हुई है। आगे इनका कुछ मैथमेटिकल अप्रोच भी सुनो। अब यहाँ पे क्या है, एनर्जी लेवल पता करना है ना, डिफरेंस पता करना है, तो डिफरेंस के लिए डेल लगा दो। डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, प्लैंक्स इक्वेशन के बराबर, जो कहती है एच न्यू। ठीक है, तो यहाँ ये डेल ई क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट जितनी भी हुई है, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी है, और इसका जो मतलब ये तो हम निकाल लेंगे इसके थ्रू। ठीक है, अगली चीज़ें आती है एंगुलर मोमेंटम। अब ये एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये नए नए शब्द हैं, पहले इनका अर्थ समझो ये क्या होते हैं। एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, प्रोडक्ट होगा किसका, उसके इनर्शिया का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और उसके एंगुलर वेलोसिटी का। तो इसमें आपका इनर्शिया हो गया आई और एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा। ठीक है, आई की वैल्यू हम निकाल लेते हैं ME, क्योंकि बात इलेक्ट्रॉन की चल रही है इसलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ME, और आर स्क्वायर क्या है, उसका रेडियस का स्क्वायर, और ओमेगा यानी कि हम उसकी एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, उसकी वेलोसिटी V अपॉन R यानी कि उसका रेडियस। तो इस हिसाब से फाइनल जो निकलेगा एंगुलर मोमेंटम, उसकी वैल्यू होगी MEVR। तो यहाँ हमने डिनोट करा है एंगुलर मोमेंटम को MEVR से, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो वो निकलेगी बोर्ड्स के अकॉर्डिंग NH/2π से। ठीक है, जहाँ पर N है नंबर ऑफ करस्पॉन्डिंग एनर्जी शेल, ME मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी V है वेलोसिटी, R है अपना रेडियस, और H है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हो गई। अब ये सारी बातें कह दी किसने, नील बोर ने अपने मॉडल के अंदर। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी, वो समझ लो। बोर की लिमिटेशंस ये हैं
कि ये जो भी एटम है, ये जो भी एटम मॉडल है, ये इट वॉज फेल टू एक्सप्लेन द ज़ीमैन इफेक्ट। ज़ीमैन इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ज़ीमैन इफेक्ट क्या कहता है? ये इफेक्ट है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ऑन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। ये अलग से मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगी। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे ये एक और इफेक्ट के बारे में जानकारी नहीं देता, जो कि है स्टार्क इफेक्ट। अगला ये है कि ये जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, उसके बारे में भी डिटेल्स नहीं देता, और ये एक्सप्लेन भी नहीं करता है किसको, लार्जर एटम की डिटेल्स को। अब ये कुछ ऐसी छोटी छोटी लिमिटेशंस है, मतलब फाइनल डिटेल्स बोर ने अपने मॉडल में नहीं दी थी। तो इसलिए इनके मॉडल को हम कम्प्लीटली फेल तो नहीं कह सकते, सबसे ज़्यादा कंसिडरेबल है इनका मॉडल। लेकिन इसके अंदर ये जितनी भी चीज़ें मैंने मेंशन की है ना, ये सारी मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो एक बार रिकैप ले लो। डाल्टन ने 1803 में क्या कहा? एटम जो है वो इस तरह से एक स्फेरिकल पार्टिकल है, इंडिविजिबल है। जे थॉमसन ने कहा पाई जैसा दिखाई देता है, उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इस तरह से अरेंज्ड होते हैं, 1904 में। 1911-1913 के आसपास रदरफोर्ड ने कहा कि बीच में न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज, आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। नील बोर ने कहा कि बीच में आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और आजू बाजू अलग अलग एनर्जी शेल्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं। बस यहाँ तक समझो, अभी तक हमने यहाँ की क्लास ली। अब अगली कहानी आएगी श्रोडिंगर की, जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली वीडियोस में। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे इस चैनल जिसका नाम है एडुलुमिनेसेंस पर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।